after the discussion of the concept regarding the accounting entries in the books of the transfer company, as we have discussed that if a method is not clear from the question, from the examination point of view, then you have to identify that whether we have to apply the purchase method or merger method. अब क्वेश्चन में मान लीजिए अगर आपके पास नहीं दे रखा है कि कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है, तो हमने आपको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि परचेज मेथड को हमने एक सौदा बोला था और मर्जर मेथड को हमने एक सच्चा प्यार बोला था। और अगर हम सच्चा प्यार है तो उसको हम मर्जर मेथड बोलते थे, और अगर हमने बदल के प्यार किया है यानी कि सौदा किया है तो हमें उसको परचेज मेथड बोला गया था। तो अब हमारा कंसेप्ट क्लियर है, तो आज हम पास करेंगे कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज जो है वो पास की जाएंगी। सो व्हाट आर द डिफरेंट जर्नल एंट्रीज विच आर टू बी पास्ड। सो बोथ द मेथड्स आर टेकन, परचेज मेथड एज वेल एज मर्जर मेथड, दैट इज ए पूल ऑफ इंटरेस्ट मेथड, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे कि वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द परचेज मेथड, देन वी विल गो फॉर द मर्जर मेथड। देखिए परचेज मेथड में हमने क्या कहा था आपसे कि बदल के अब हम यहां पे सौदा करेंगे और बिजनेस को, तो हम किसकी बुक्स में, ट्रांसफर। ये भी आपको पता है कि ट्रांसफर कौन होता है, ट्रांसफर कौन होता है। ओ लग गया ओल्ड कंपनी, न्यू आ गया तो न्यू कंपनी। और न्यू कंपनी के केस में हमने आपको बताया था कि यहां पे हम AS 14 अप्लाई करते हैं, तो बस हम यहां पे भी अब हम क्या फॉलो कर रहे हैं, AS 14। तो AS 14 ने हमें यही कहा था, और परचेज कंसिडरेशन हमने कैलकुलेट कर रखा है, वो हमें फुल नॉलेज है। तो अब हम जर्नल एंट्रीज की तरफ को मूव करेंगे। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री इज ऑन अमलगमेशन ऑफ द बिजनेस। जब हमने देखिए, अब ये भी आपको पता है, अब अमलगमेशन का मतलब जरूरी नहीं होता है अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब अमलगमेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी होता है। अमलगमेशन में अगर दो कंपनीज लिक्विडेट होती हैं तो एक नई कंपनी बनेगी। इसका मतलब दो कंपनीज के केस में हमें लिक्विडेशन की एंट्री पास करनी पड़ेगी और नई कंपनी के केस में हमें ये जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो तीन जगह पे जर्नल एंट्रीज होंगी। अगर एब्जॉर्प्शन का केस है तो वहां पे एक कंपनी खत्म होगी और एक जो ऑलरेडी है वहां पे हमें ट्रांसफर कंपनी के केस में जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, और एक कंपनी जो लिक्विडेट होगी वहां पे, तो एक होगा। और उसी तरह से हमारे पास एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है जिसमें एक लिक्विडेट होगी, एक नई कंपनी बनेगी। तो अकाउंटिंग प्रोसेस तीनों के केस में सेम है। इसलिए हमने आपको कहा था कि अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज नॉट डिफरेंट, दैट इज ऑलमोस्ट सेम। नॉट ऑलमोस्ट बट एग्जैक्टली दैट इज ऑल्सो सेम। बस इतना सा फर्क है कि वहां एक कंपनी, वहां दो कंपनीज, बस इतना सा डिफरेंस होगा। तो पहला हमारा अमलगमेशन ऑफ द बिजनेस मींस अमलगमेशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो भी आप आइडेंटिफाई, क्योंकि अब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि ये क्वेश्चन अमलगमेशन का है, एब्जॉर्प्शन का है या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का है। लेकिन हम तीनों को एक ही वर्ड से प्रोनाउंस करते हैं और वो उसका नाम है हमारा अमलगमेशन। सो फर्स्ट एंट्री इज परचेज कंसिडरेशन ड्यू। क्योंकि अब ट्रांसफर कंपनी ने बिजनेस को अक्वायर किया, तो सबसे पहले बिजनेस को अक्वायर करने के लिए उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बिजनेस को परचेज किया है। तो देखिए इस एंट्री को, जो ये एंट्री पास करी हमने, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट, ये आया कहां से, लिखा है मैंने PC यानी कि परचेज कंसिडरेशन। तो हम आपको इसका सिंपल मेथड बताते हैं कि ये एंट्री जो है वो कैसे पास की जाती है। देखिए इसके पीछे मैं सबसे पहले तो एक लॉजिक आपको बताना चाहूंगा। आप जब +1 में थे तो जब आप क्रेडिट परचेजेस करते थे, ठीक है जी, जब आप क्रेडिट परचेजेस करते थे तो क्या एंट्री पास करते थे। मान लीजिए क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम मिस्टर ओल्ड लिख देता हूं क्योंकि थोड़ा ध्यान रहेगा आपको। बोलो जी क्या एंट्री पास होगी, बोलो, कर पाओगे? अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूं। क्या है, मैंने क्रेडिट परचेजेस करी तो एंट्री क्या बन जाती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, जिससे मैंने परचेजेस की वो मेरा क्रेडिटर बन गया, तो वो बन जाएगा मेरा मिस्टर
टू मिस्टर ओल्ड अकाउंट। ठीक है जी, ये एंट्री मेरी पास हो गई है। बस अगर ये एंट्री पास है तो यही एंट्री हमारी बेस है। यहां मुझे बताइए कि ये जो ट्रांसफरी कंपनी है ये पुरानी कंपनी को क्या कर रही है, परचेज कर रही है। ठीक है जी, तो यहां पे हम परचेज कर रही है तो परचेज की जगह हम क्या लिख देंगे, क्योंकि ये क्या खरीद रही है, बिजनेस खरीद रही है, तो इसलिए मेरी एंट्री क्या बन गई, बिजनेस परचेज अकाउंट। लो जी, आ गया जी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। कैसे आया, क्लियर हो गया। अच्छा, ये आ गया मिस्टर ओल्ड कंपनी। तो आप बोलेंगे जी कि यहां तो मिस्टर ओल्ड आना चाहिए था, ओल्ड कंपनी आना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, यानी कि यहां पे ट्रांसफर अकाउंट आना चाहिए था। यहां आपने लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी क्यों लिखा है, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं। देखिए, जब भी कंपनी आपने वैसे प्लस 2 में पार्टनरशिप जब लिक्विडेट होती है तो वहां का जो प्रोसेस है बस वो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है, पर फिर भी मैं आपको इसका प्रोसेस फिर दोबारा से बता देता हूं। मान लीजिए ये कंपनी है और ये कंपनी ओल्ड कंपनी है। अब ओल्ड कंपनी है वो लिक्विडेट हो गई, लिक्विडेट इन द सेंस क्योंकि वो ट्रांसफर कंपनी है। ट्रांसफर कंपनी है तो उस केस में वो इसको एक्वायर कर लिया गया न्यू कंपनी के द्वारा। जब न्यू कंपनी के द्वारा किया जाएगा तो ये लिक्विडेशन में हो जाएगी। जब लिक्विडेशन में हो जाएगी तो आपको पता है लिक्विडेशन का प्रोसेस क्या होता है। जो कंपनी लिक्विडेट होती है उसमें कंपनी लॉ के अंदर एक लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि ये कोर्ट के थ्रू अपॉइंटमेंट होगी और वो लिक्विडेटर जो है उस ओल्ड कंपनी के क्या करेगा, गैदर टुगेदर एसेट्स, जो भी एसेट्स होंगी उसकी वो सारी पुरानी कंपनी की वो गैदर टुगेदर करेगा और उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किसके बीच में, वो तो आपको पता है क्रेडिटर्स के बीच में करेगा, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से। सिक्योर्ड डिवेंचर्स, फिर ठीक है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिसको बोलते हैं, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हम पेमेंट करते हैं। और ये जो है और उसके बाद जो है वो नई कंपनी को पेश कर देता। ये जो गैदर टुगेदर की बात है ये क्या चीज है, देखिए ये है रोल ऑफ लिक्विडेटर बता दो। मान लीजिए कि ये कंपनी लिक्विडेट हो गई कि जी ठीक है जी 1 लाख रुपए की लिक्विडेट हो गई। तो अब आप सबसे पहले वो क्या करेगा, वो बोले एसेट्स को बेचेगा, डेटर से रियलाइज करेगा पैसा। ठीक है, डेट से रियलाइज करेगा पैसा, जितने भी डेट्स हैं सॉरी ये पैसा जो है रियलाइज करेगा। रियलाइज करने के बाद किसको पेमेंट करेगा, लाइबिलिटीज हैं, डेट्स हैं और क्रेडिटर्स हैं। तो ये सिक्योर्ड है, सबसे पहले इनको करेगा, फिर उसके बाद जो है वो इनको करेगा, फिर उसके बाद इनको करेगा। लेकिन अब मान लीजिए कि एसेट को बेच करके 1 लाख रुपए आता है और लाइबिलिटीज जो है वो 1.5 लाख रुपए की हैं, तो उसको वो कैसे पेमेंट करेगा, ये सारा कौन करता है, ये रोल ऑफ लिक्विडेटर करता है। जब एक कंपनी लिक्विडेट होती है तो सारी कमांड किसके पास चली जाती है, लिक्विडेटर के पास, क्योंकि लिक्विडेटर किसके बिहाफ के ऊपर काम करता है, जो कंपनी लिक्विडेट हो जाती है उसके बिहाफ के ऊपर काम करता है। एसेट बेचेगा तो ये, पेमेंट करेगा तो ये करेगा, सारा काम कौन करेगा, लिक्विडेटर करेगा। ठीक है जी, यहां तक बात ओके, प्रोसेस समझ आ गया। अब आप बताओ कि मैं जब नई कंपनी के द्वारा बिजनेस को परचेज किया जाएगा तो बिजनेस परचेज करके क्या मैं पेमेंट किसको करूं, मिस्टर ओल्ड को करूंगा, नहीं सर, ओल्ड को नहीं करेंगे हम, तो किसको करेंगे, लिक्विडेटर को करेंगे, क्योंकि सारी फॉर्मेलिटी कौन कर रहा है, लिक्विडेटर कर रहा है। सो इसलिए यहां पे लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी होगा, क्योंकि ये कंपनी है, कंपनी के बिहाफ पर कौन है, लिक्विडेटर है। ये देखो लिक्विडेटर है। तो यहां पे हम जब बिजनेस परचेज करते थे तो किससे करते थे, क्रेडिटर से। ये मिस्टर ओल्ड अकाउंट मैंने आपको बताया, और क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है तो वो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको मैंने क्रेडिट किया, जो आपको अमेरिकन अप्रोच बताई थी। तो मेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या बन गई जी, ये देखिए क्रेडिट परचेज से निकल के आई, तो बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को परचेज किया, बिजनेस परचेज अकाउंट, और ये सारा का सारा पैसा अब जो है कौन रिसीव करेगा, कौन बोलो, ये लिक्विडेटर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी करेगा, ना कि लिक्विडेटर। तो इस तरह से क्या है, जो ट्रांसफरी कंपनी सारी की सारी पेमेंट किसको करेगा, लिक्विडेटर को करेगा। सो दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ लिक्विडेटर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी अकाउंट। बात क्लियर है जी, ओल्ड कंपनी इसलिए मैंने ट्रांसफर लिखा, यहां परचेज अकाउंट। तो मुझे लगता है पहला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि हाउ दिस जर्नल एंट्री, फर्स्ट जर्नल एंट्री इज टू बी पास्ड।
ठीक है जी, यहां पे कंसेप्ट क्लियर है। तो इसलिए हमारे पास फर्स्ट जर्नल एंट्री विच इज जनरली टू बी पास्ड ऑन अमलगमेशन ऑफ द बिजनेस, दैट इज परचेज कंसिडरेशन ड्यू। ड्यू हुआ, कितना हुआ, क्योंकि क्रेडिटर बना दिया तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस को परचेज किया और लिक्विडेटर को ये क्रेडिटर बन गया, इसलिए मेरा किस अमाउंट से है, परचेज कंसिडरेशन से। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है। ओके, अब चलते हैं, क्योंकि अब हम आगे नेक्स्ट एंट्री के ऊपर करते हैं। तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। अब आपको पता है कि ट्रांसफर कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज को टेक ओवर करेगी। लेकिन परचेज मेथड में क्या होता है, बदल के प्यार करता है वो कहता है ये एसेट चाहिए, ये नहीं चाहिए, अगर ये चाहिए तो ये 4 लाख की है, अगर तो मैं 4 में नहीं लूंगा, मैं 3 में लूंगा। बात क्लियर है, इसलिए मैं ये क्या है, सौदा है। क्लियर होगी जी बात यहां तक? ओके, देखो मैं यहां पे 3 सिचुएशन बता रहा हूं। नेट एसेट का मतलब क्या होता है? नेट एसेट का मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, तो यहां पे ये देखो, एसेट्स को मैंने डेबिट किया, लायबिलिटीज को क्रेडिट किया, दोनों में से अगर माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, नेट एसेट्स आएगी। बोलो जी, यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट एसेट्स आ जाएगा। ओके, तो मान लीजिए कि एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट एंड टू बिजनेस परचेज अकाउंट। कितनी एसेट्स मैंने इंडिविजुअली किस वैल्यू को भी लूंगा, एग्रीड पे लूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि सौदा कर रहा है ये। वो बोलेगा मैं 2 लाख की 2 में नहीं लेता, मैं 1.5 में लूंगा, मैं इतने में लूंगा, मैं उतने में लूंगा। कंसेप्ट क्लियर है अब आपका? मुझे ज्यादा लायबिलिटीज अकाउंट इंडिविजुअली ली जाएंगी, यहां पे सबके नाम लिखे जाएंगे। टू बिजनेस परचेज अकाउंट इनके परचेज कंसिडरेशन लिया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने जो एसेट्स हैं वो यहां पे 6 लाख रुपए की है, ठीक है, और जो लायबिलिटीज हैं वो मेरी 1 लाख रुपए की ले रखी है मैंने, और बिजनेस परचेज अकाउंट मेरा 5 लाख रुपए, यानी कि परचेज कंसिडरेशन जो है मेरा बिजनेस परचेज अकाउंट, ये मैंने 5 लाख रुपए में खरीदा। तो यहां क्या हुआ जी मेरा, बताओ जी, मेरी नेट एसेट्स कितनी हुई, एसेट माइनस लायबिलिटी। 6 लाख मेरी एसेट है, लायबिलिटी कितनी होगी, 1 लाख रुपए की, ये मेरा कितना हो गया, 5 लाख रुपए। परचेज कंसिडरेशन भी कितना हो गया मेरा, 5 लाख रुपए। यानी कि जितनी नेट एसेट्स की वैल्यू है उतनी ही पेमेंट मैंने करी है बिजनेस को एक्वायर करने के लिए, ये बोल रही है इसको सिंपल लैंग्वेज में। तो जब इसका मतलब है तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी सर, जर्नल एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू बिजनेस परचेज अकाउंट, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। यहां तक बात क्लियर है जी? ओके, मैंने कहा नेट एसेट्स आर ग्रेटर देन परचेज कंसिडरेशन, तो क्या होगा? अब मैं ये भी वाला आपको एग्जांपल बता देता हूं। मान लीजिए कि ये जो एसेट्स हैं, इन एसेट्स की वैल्यू है 6 लाख रुपीस, लो जी, और जो लायबिलिटीज हैं वो मैंने 1 लाख रुपए की थी। तो बताओ जी मेरा नेट एसेट्स कितना हुआ? सर नेट एसेट्स हुआ 5 लाख रुपए का, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। और साथ में जो मैंने बिजनेस परचेज किया वो सर मैंने परचेज किया 4 लाख रुपए का। अब क्या हुआ? तो बिजनेस परचेज मैंने कितने का किया, 4 लाख रुपए का। तो बताओ जी नेट एसेट्स आर ग्रेटर देन परचेज कंसिडरेशन। क्या मतलब हुआ, मैंने नेट एसेट्स खरीदी लेकिन उसके लिए मैंने पेमेंट कितने की? 5 लाख की एसेट्स को मैंने कितने में खरीद लिया? 4 लाख में। तो अब जरा इसको फैला के देखें, एसेट्स अकाउंट 6 लाख, लायबिलिटीज अकाउंट 1 लाख रुपए, बिजनेस परचेज अकाउंट 4 लाख रुपीज। तो क्या हुआ जी, 6 लाख रुपीज डेबिट है और 5 लाख रुपए क्रेडिट है। ये समझ आ गया? इसका मतलब डिफरेंस आ गया। डिफरेंस क्या हो गया, 1 लाख रुपए का डिफरेंस। तो यहां पे मुझे क्या हुआ, फायदा हो रहा है, देखो जी 4 लाख रुपए, क्योंकि 5 लाख रुपए का बिजनेस मैंने कितने में खरीद लिया, 4 लाख में खरीद लिया। 1 लाख रुपए का मुझे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। बोलो, अगर मुझे ये फायदा हो रहा है तो ये कौन से, इसको मैं फायदे को कहां, कैपिटल नेचर का है ना मेरा फायदा ये, इसलिए मैं इसको कहां ले जाता हूं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। बात क्लियर होगी जी यहां पे? तो इसके मींस ये सिचुएशन भी हो सकती है व्हेन नेट एसेट्स आर ग्रेटर देन परचेज कंसिडरेशन। तो मैंने 5 लाख का बिजनेस 4 लाख में खरीद लिया। अब आज ये एक और सिचुएशन आ जाती है। अब यहां पे मान लेता हूं कि एसेट्स हैं मेरी 6 लाख रुपीस की, ठीक है, लायबिलिटीज है मेरी 1 लाख रुपए की, राइट,
और मैंने जो बिजनेस परचेज किया है वो परचेज किया है 6.5 लाख रुपए का, ले लो। अब क्या हुआ जी, डेबिट मेरी 6 लाख और क्रेडिट मेरा कितना हो गया, लाइबिलिटीज 1 लाख रुपए की, बिजनेस परचेज 6.5 लाख का, 7.5 लाख रुपए का। तो नेट एसेट्स मेरी कितनी हो गई जी, यहाँ पे 6 लाख माइनस 1 लाख लाइबिलिटीज हैं, इनके 5 लाख रुपए। ठीक है, और परचेज कंसिडरेशन में कितना दे रहा हूं, 6.5 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ नेट एसेट्स आर लेस देन परचेज कंसिडरेशन। क्या मतलब हुआ, 5 लाख का बिजनेस मैंने परचेज किया, लेकिन उसके लिए मैंने पेमेंट कितने की, 6.5 लाख की। तो मुझे क्या हुआ, एक तरह से लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो मुझे ये एक बात बताइए, तो ये डिफरेंस हुआ जी यहां पे, क्योंकि डिफरेंस यहां पे कितना हो गया, ये देखो 7.5 लाख रुपए जो है मेरा क्रेडिट हो गया, 6 लाख रुपए मेरा डेबिट हो गया, 1.5 लाख का डिफरेंस है, ये लो 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस है। यहां भी कितना डिफरेंस है, 1.5 लाख का डिफरेंस है। ये जो 1.5 लाख रुपए डिफरेंस हुआ, ये एक तरह से मुझे लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ, क्योंकि मैं 5 लाख का बिजनेस को मैं 6.5 में ले रहा हूं। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि आप बिजनेस को क्यों लोगे, ज्यादा पैसा क्यों दोगे। सर ज्यादा पैसा इसलिए देंगे, इसका मतलब है कि हमने वी हैव पेड मोर, तो हम इस लॉस को भी हम क्या करना चाहेंगे, कैपिटलाइज करना चाहेंगे। और ये पैसा आपने ज्यादा क्यों दिया, सर रेपुटेशन की वजह से दिया है, क्योंकि ये फ्यूचर में आपने इसको अर्न करना है। इसलिए मैंने आपको क्या बता रहा हूं, दीज लॉसेज आर टू बी कैपिटलाइज्ड। तो कैपिटलाइज्ड है, तो इसलिए मेरा जो डिफरेंस है वो कौन से अकाउंट में जाएगा, गुडविल अकाउंट में जाएगा। सो देयरफॉर द डिफरेंस इज गुडविल। तो क्या हुआ जी, इस एंट्री में इन तीनों में से एक सिचुएशन हो सकती है, या तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर यहां पे जो डिफरेंस हुआ, डेबिट साइड एक्सीड कर रही है, क्रेडिट कम कर रही है, तो ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्यों जाएगा, लॉजिक बता दिया। यहां अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है, तो डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब रेपुटेशन की वजह से आपने ज्यादा पैसा दिया, तो इसलिए ये मेरा पास क्या कहां जाएगा, गुडविल अकाउंट। यहां तक बात क्लियर है, ओके। उसके बाद अब हमारे पास थर्ड एंट्री आती है, एडजस्टमेंट ऑफ लॉस और प्रॉफिट ऑन मर्जर। ये क्या चीज होती है, ये एंट्री मर्जर की है, और हम तो ये तो सच्चे प्यार की एंट्री है, हम तो सौदे की एंट्री कर रहे हैं, इसलिए ये एंट्री जो है मर्जर से रिलेटेड है, तो यहां एंट्री नहीं होगी। लॉजिक क्लियर, ओके। आगे चाहिए नेक्स्ट एंट्री, फॉर पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। क्या था जी, ये ड्यू था। अभी तक हमारे पास ड्यू था, अब हम क्या करेंगे, इसकी पेमेंट करेंगे। तो कर देते हैं जी पेमेंट। तो क्या करेंगे, तो पहले लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट हमारा क्या हो रहा था, टेम्पररी अकाउंट, क्रेडिट हो रहा था, तो हमने इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लॉजिक क्लियर हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लाइबिलिटीज हैं, अब क्या करेंगे इसको, तो कैसे दिया हमने, ये देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि अब हमने हो सकता है कि पुरानी कंपनी को क्या दिया, क्योंकि सारा किसको दिया जाएगा, लिक्विडेटर को दिया जाएगा ना, सीधा कंपनी को नहीं दे सकते, क्योंकि लिक्विडेटर अपॉइंट किया है। तो उस केस में फेस वैल्यू के ऊपर आपने इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर ज्यादा पेमेंट करिए तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किया तो जाएगा, और अगर कैश है तो कैश दिया जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। लेकिन यहां फ्रैक्शन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये 5 कंडीशंस फुलफिल नहीं करता, इसलिए यहां पे कैश दिया जा सकता है। ये बात क्लियर होगी, ओके। उसके बाद आते हैं रिकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। देखिए ये बहुत एडवांस कंसेप्ट है, हो सकता है कि ये जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कुछ टफ लगे, लेकिन फिर भी मैं यहां पे आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर करके बताऊंगा। ये क्या हुआ, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स क्या होते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। कंपनी कहती है, मान लीजिए कि कंपनी कहती है कि देखो जी 1 लाख रुपए के आपके प्रॉफिट है, और 1 लाख रुपए में से आपने 5% जो है वो ये वाला रिजर्व क्रिएट करना है, ईपीआर रिजर्व करना है, और ये रिजर्व जो है आपने क्रिएट करने 5-5%। अब क्या हुआ, आपने मान ली 5,000 यहां कर दिए, 5,000 यहां कर दिए, 5,000 यहां कर दिए, और 3 साल के बाद जो है ये कंपनी ट्रांसफर कंपनी कहां चलेगी, ट्रांसफर कंपनी। और ये कौन सा है, सौदा है। सौदा है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो ट्रांसफर कंपनी है इसको ये कंपल्शन होगी कि जो ट्रांसफर कंपनी कर रहा था रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, जो लॉ को कंप्लाई कर रहा था, फॉलो कर रहा था, उनको भी बैलेंस शीट में दिखाना ही पड़ेगा।
तो इसलिए ट्रांसफर कंपनी को ये जो स्टैच्यूटरी रिजर्व्स हैं ये क्रिएट करने पड़ते हैं, दीज आर टू बी, और इसको बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल तक इसने किए तो बाकी 2 साल जो है अब वो ट्रांसफर कंपनी होगी, अमलगमेट होगी, तो अब इसको करने पड़ेंगे। तो हम जनरल एंट्री किसकी एंट्री में, किस में पास कर रहे हैं, ट्रांसफर कंपनी। क्लियर है जी कंसेप्ट? ओके। तो ये हमारे पास ये वी आर टू कंप्लाई विद लॉ, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये आपके पास एक तरह से दिस इज कि जो पुरानी कंपनी की जिम्मेवारी थी अब वो नई कंपनी की जिम्मेवारी बन जाएगी, बस उसके लिए हमने एक एग्जैक्ट मिररिंग करी है और कुछ नहीं है। तो हम यहां पे एक एंट्री पास करते हैं जिसको बोलते हैं अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ जी, आपको बताया हमने, क्रेडिट हुए स्टैच्यूटरी रिजर्व अकाउंट, जो जो नाम होंगे वो नाम क्रेडिट करने पड़ेंगे। ठीक, ये देखिए ये आपके ट्रांसफर कंपनी, ये लो, ये क्रिएट किया आपने ट्रांसफर कंपनी का, मान लीजिए ये बैलेंस शीट है तो ये रिजर्व्स क्रिएट किए हैं, तो क्रेडिट बैलेंस है तो इसको क्रेडिट किया हमने स्टैच्यूटरी रिजर्व अकाउंट। लेकिन आपको ये भी पता है कि हम एक हैंडीकैप्ड एंट्री पास नहीं कर सकते, तो उसको हमें रिवर्स करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये फेक बन जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक फेक अकाउंट, इमेजिनरी अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, और कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि इस एंट्री को हम अदरवाइज क्या होगा, ये रिजर्व इंक्रीज हो गए, लेकिन डेबिट किसके साथ करें, तो डेबिट करने के लिए अदरवाइज हमारी ये हैंडीकैप्ड एंट्री होगी, तो वी डोंट वांट एनी हैंडीकैप्ड एंट्री, सो देयरफॉर अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व अकाउंट की एंट्री हम यहां पे पास करते हैं। ये भी बात क्लियर होगी जी, ओके। अब उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि जो नेक्स्ट एंट्री हमारी है दैट इज 6th एंट्री, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। ओके, अब क्या होता है कि कई बार हम डिवेंचर्स को भी टेक ओवर कर लेते हैं। जब अब क्या हुआ, जो पुराने डिवेंचर्स हैं उनको टेक ओवर कर लेंगे और उसके बदले में नए डिवेंचर इशू कर देंगे। अब इसका लॉजिक क्या है, देखिए अभी ये भी बता देता हूं। मान लीजिए डिवेंचर्स होल्डर थे पहले 10% डिवेंचर्स, किसके, ओल्ड कंपनी के। अब नई कंपनी ने क्या किया, नई कंपनी ने भी डिवेंचर्स इशू किए, लेकिन वो थे 5% डिवेंचर्स। उन्होंने कहा जो पुराने डिवेंचर होल्डर्स हैं, अगर आप हमारे यहां आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए, हमारे डिवेंचर होल्डर बन जाइए। वो बन जाएंगे तो क्या करेंगे, अब वो क्या करेंगे, इन डिवेंचर्स को खत्म करेंगे और नए डिवेंचर्स इशू करेंगे। ठीक है जी बात, बस इतनी सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हम खत्म करेंगे उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। तो डेबिट करना पड़ता है तो नेचुरली क्या होगा, जो भी परसेंट, जो ओल्ड डिवेंचर्स होंगे तो डिवेंचर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट टू, जो नए डिवेंचर इशू किए जाएंगे तो वो हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा, तो इसलिए ठीक है। तो डिवेंचर अगर हमने प्रीमियम के ऊपर किए हैं तो प्रीमियम ऑन डिवेंचर होगा, अगर आपने डिस्काउंट के किए हैं तो प्रीमियम नहीं होगा तो डिस्काउंट यहां होगा। बात क्लियर है जी। अच्छा, उसके बाद है पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय द ट्रांसफर कंपनी। आपको पता है कि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये किसके द्वारा मीट आउट किए जाते हैं, सर ये तो वैसे तो ट्रांसफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर ये ट्रांसफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन यहां पे अब कौन पे कर रहा है, ट्रांसफर ही पे कर रहा है। अगर ट्रांसफर ही कर रहा है तो पेमेंट कर देगा अगर, तो क्या हो गया, तो बैंक अकाउंट तो हो गया। लेकिन फिर ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट कैसे इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ये भी अब आपको हम एक लॉजिक बताते हैं जो हमने पहले आपको बताया। लो अभी आपको बताते हैं। ये मैंने आपसे पॉइंट डिस्कस किया कि अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि एसेट्स अकाउंट डेबिट कितना हो गया, 6 लाख रुपए की, लाइबिलिटीज 1 लाख रुपए की, तो इसका मतलब नेट एसेट्स कितनी होगी जी, 5 लाख रुपए की। ठीक है, बिजनेस परचेज कितने में किया, 4 लाख रुपए में किया, इसका मतलब मुझे गेन कितना हो गया जी, 1 लाख रुपए का गेन हो गया, क्योंकि मैंने 5 लाख रुपए की एसेट 4 लाख में खरीद ली। अब वो कहता है कि अगर उसने एक्सपेंसेस पे किए हैं, एक्सपेंसेस अगर पे किए हैं, मान लीजिए कि 40,000 रुपए के एक्सपेंसेस पे किए जाते, तो वो भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, ट्रांसफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ना। तो अगर मेरी ट्रांसफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसका मतलब हुआ कि 40,000 अगर मैं पे कर रहा हूं तो एक्चुअल में गेन तो मुझे कितने का होगा, 60,000 का गेन होगा कि नहीं, क्योंकि 40,000 रुपए तो
आपको देने पड़ रहे हैं ट्रांसफर को, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, ट्रांसफर की थी। तो अल्टीमेटली अगर 40,000 रुपए आप जेब से दे रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको गेन कितना हुआ, 60,000 का गेन हुआ। ठीक है जी। अगर 60,000 रुपए का आपका गेन होता है तो उस केस में जो आपका 1,00,000 रुपए जो कैपिटल रिजर्व में आपके पास गया था, उस कैपिटल रिजर्व को हमें क्या करना पड़ेगा, यहां क्रेडिट किया था, आपको क्या करना पड़ेगा जी, डेबिट करना पड़ेगा। तो जब डेबिट करना पड़ेगा तो इसलिए मैंने कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है। तो अब दूसरी तरफ आ जाइएगा। अगर मान लीजिए गुडविल अकाउंट मेरा, सॉरी एसेट मेरी 6,00,000 रुपए की, लाइबिलिटीज मेरी 1,00,000 रुपए की, तो नेट एसेट्स कितनी होगी जी, 5,00,000 रुपए की। आपने बिजनेस कितने में परचेज किया सर, 6,50,000 रुपए। इसका मतलब 1,50,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिया। अगर एक्स्ट्रा दिया तो ये आपका लॉस है। अब मान लीजिए कि आपने इसमें यहां पे अब 50,000 रुपए जो है आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, ट्रांसफर थी। तो लॉस आपका और बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब है कि अब लॉस कैपिटलाइज करना है तो 2,00,000 रुपए का लॉस होगा। तो पहले वाला जो लॉस था वो किसके अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे थे, गुडविल के। तो गुडविल को आप क्या कर रहे थे, डेबिट। तो लॉस आपका और बढ़ गया, इसलिए गुडविल अकाउंट क्या बन जाएगा, और डेबिट होगा 50,000 से कि नहीं होगा। तो कौन सा अकाउंट हो गया, गुडविल अकाउंट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर आपके पास वहां पे गुडविल अकाउंट इन्वॉल्व है, ये देखिए, ये अगर आपके पास यहां पे जो मैंने आपसे बात की, या गुडविल अकाउंट इन्वॉल्व है, ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट इन्वॉल्व है, तो ये एंट्री आपकी यहां से गुडविल अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट को रिफर करेगी टू बैंक अकाउंट। क्लियर है जी बात। अब ये भी आपके कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ये क्यों आता है, लॉजिक आपको बता दिया। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। देखो जी, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस है, बिजनेस को फॉर्म करने के लिए उससे पहले के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं जी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है फ्यूचर में काम करते हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज करते हैं तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो इसलिए हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट को भी जितने राइट ऑफ, तो कितने की पेमेंट करी, बैंक अकाउंट, और डेबिट किसको किया मैंने, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को। ठीक होगी जी बात, कैपिटलाइज किया। तो एंट्री क्या बन गई जी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कई बार क्या करती है कि कंपनी जो ट्रांसफर कंपनी है वो नए शेयर्स इशू कर लेती है, डिवेंचर इशू कर लेती है, ऐसे कर लेती है। तो भी हम क्या करेंगे, जो हमने शेयर और डिवेंचर की एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अगर डिवेंचर किए होंगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का जो पैसा आएगा वो कहां चला जाएगा, शेयर कैपिटल में चला जाएगा। और डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा कहां चला जाता है, डिवेंचर अकाउंट। कंबाइंड एंट्री कर दी। और मैंने लिख दिया यहां के वी अज्यूम दैट ऑल मनी इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारा का पैसा 10 रुपए मांगे थे, 10 सारा एप्लीकेशन। एंड शेयर इशूड एट पार है ना, प्रीमियम है, डिस्काउंट अगर होता तो उसके अकॉर्डिंगली हमने शेयर्स में वो बातें हमने डिस्कस कर रखी हैं। लो जी, ये बात भी अब आपकी मुझे लगता है कि क्लियर हो गई कि हाउ दीज जर्नल एंट्रीज आर टू बी पास्ड। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम किसकी बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, अब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ, कौन सा जी, ट्रांसफरी। और कौन से मेथड के साथ करेंगे, बोलो कौन से मेथड के साथ करेंगे। सब मेथड तो हमारे पास आ जाएगा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, यानी कि अब हमारे पास क्या आ गया, सच्चा प्यार। ठीक है, तो जैसा भी है वैसा ले लिया जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री तो मैंने आपसे लॉजिक बता दिया था क्या होता है, तो यहां पे एंट्री आपकी सेम रहेगी। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन, कोई यहां परेशानी नहीं है। अब हमारे पास आ जाती है दूसरी एंट्री। तो सेकंड एंट्री थी हमारे पास कि फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर। ओके, तो जब एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर होती हैं तो यहां पे मैं आपको बताऊं, क्या बताया था जी हमने, बोलो जी, क्या बताया था आपको यहां पे, कि यहां बताया था जैसा भी है वैसा ले लिया जाएगा। तो यहां हमारे पास क्या था, एग्रीड वैल्यू थी, यहां ऐसा कुछ नहीं है। सन्ड्री एसेट्स बुक वैल्यू, लॉस बाद की बात है। सन्ड्री लाइबिलिटीज बुक वैल्यू, रिजर्व्स बुक वैल्यू, परचेज कंसिडरेशन कितने का, परचेज कंसिडरेशन जो भी आपका ये फर्स्ट एंट्री पास करी थी उसको क्लोज करना था, इसलिए परचेज अकाउंट चला गया हमारे पास। लेकिन अगर कहीं इस तरफ आपका डिफरेंस आ जाता है
क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, लॉजिक आपको पता है, तो ये बैलेंसिंग फिगर होगी। अब आप बोलेंगे ये डिफरेंस कैसे आएगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है। इफ द शेयर कैपिटल इश्यूड एंड शेयर कैपिटल ट्रांसफर, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आ जाता है, इट मीन्स द डिफरेंस विच इज रिकॉर्डेड, तब ये बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर होती है उसको हम बोलते हैं लॉस ऑन मर्जर। और अगर बाय द वे यहां पे डेबिट साइड एक्सीड कर रही है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्या होगा? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, ये भी क्या होगा? बुक वैल्यू के ऊपर। यहां तो हमने क्या किया? बदल बदल के प्यार किया था। यहां तो क्या बोला था? भला है, बुरा है, जैसा भी है सब मेरा है। ठीक है, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट बुक वैल्यू, सन्ड्री लायबिलिटीज बुक वैल्यू, ऑल रिजर्व बुक वैल्यू, परचेज कंसिडरेशन जो आपकी फर्स्ट एंट्री थी। और अगर एसेट साइज ज्यादा है तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट ऑन मर्जर हो जाएगा। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया क्या रीजन है। अब हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ लॉस और प्रॉफिट ऑन मर्जर। ये एंट्री थी, तो मैंने बताया था मर्जर की एंट्री है इसलिए यहां पास नहीं करते, लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं? इसको राइट ऑफ करते हैं। तो जब राइट ऑफ करेंगे तो यहां पे हमारे पास जो लॉस ऑन मर्जर होता है ना, लॉस ऑन, उसको हम डेबिट है तो इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इसको कौन बियर करता है? इसको बियर करता है जनरल, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो मेरे पास बैलेंस है, या फिर जनरल रिजर्व। ठीक है जी, तो जो मर्जर कंपनी के पास प्रॉफिट में से ही लॉस लिया जाएगा, और अगर मान लो गेन हो जाता है तो वो भी किसके पास जाएगा? वो भी तो रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो पहले आपने कोशिश करना उसको जनरल रिजर्व में ले जाने की, अगर नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ। तो ये अगर प्रॉफिट ऑन, तो बताओ ये प्रॉफिट ऑन मर्जर यहां क्रेडिट था, मैंने यहां डेबिट कर दिया, और कहां चला गया? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिंपल सा लॉजिक है। ओके, अब आता है हमारा फॉर पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है जी, तो अब हमारे पास जो फोर्थ एंट्री है, अब इसमें क्या है? बाकी तो एंट्री सेम है। देखो, लिक्विडेटर ट्रांसफर कंपनी लिक्विडेटर, यहां पे हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट, किसको? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहां भी सेम है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहां कैश दिया जा रहा था, लेकिन यहां कैश किस लिए जाएगा? अगर फ्रैक्शन शेयर्स होंगे, या फिर हमारे पास कोई डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, वो कहते हैं कि हमने ये लेना ही नहीं है, तो उनको हम कैश फॉर्म में देते हैं, जो कि हमने S14 में डिस्कस किया था। ये फर्क है यहां पे। तो कैश सिर्फ किसके लिए जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स। आपको पता है मेरे पास 4 शेयर थे और 3 के बदले में 1 दिया जा रहा था, तो 1/3 का मुझे क्या देना पड़ रहा था? कैश में देना पड़ रहा था। तो बस इतना सा फर्क है, बाकी एंट्री आपकी क्या है? सेम है। यहां पे हमने रिकॉर्डिंग स्टैच्यूटरी रिजर्व्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी थी, ये स्टैच्यूटरी रिजर्व। यहां क्या स्टैच्यूटरी रिजर्व? जब सब कुछ ही ले लिया उसने, बोलो ना, बिकॉज ऑल रिजर्व्स आर ऑलरेडी हैव बीन टेकन ओवर। बताओ, यहां पे ले लिए ना, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसने बोला तेरा फूल भी मेरे, कांटे भी मेरे। तो यहां पे जब फूल कांटे सब ले लिए हैं, सुख दुख सब तेरा ले लिया है, तो उस केस में तो फिर अब यहां पे स्टैच्यूटरी रिजर्व का क्वेश्चन तो अराइज ही नहीं होता, इसलिए यहां पे जो है एंट्री पास नहीं होगी। ओके, अब उसके बाद आ जाते हैं हम यहां पे, ये था हमारा मेथड, मर्जर मेथड, ये आपको नजर आ जाना चाहिए। ओके, तो यहां पे भी हमने क्या किया था जी? आपका पास इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर ट्रांसफर कंपनी, पुराने बंद कर दिए, क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट कर दिए, नए क्रेडिट चाहिए थे तो हमने क्रेडिट कर दिए। तो यहां पे हमारी एंट्री क्या रहेगी? सेम एंट्री रहेगी, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय ट्रांसफर कंपनी। ठीक है, तो यहां तो हमने क्या किया था? आपको लॉजिक बताया था, कैपिटल गुडविल अकाउंट या कैपिटल रिजर्व। यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां जो भी आप लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अगर पे करें तो उसका इफेक्ट सीधा आपको किसके ऊपर पड़ रहा है? जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उसमें से ही वो पेमेंट करी जाएगी, प्रॉफिट में से पेमेंट की जाएगी। बाकी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की पेमेंट है, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की पेमेंट भी हम क्या करेंगे? सेम पेमेंट करेंगे, सेम एंट्री पास करेंगे, बिकॉज दिस एंट्री में आल्सो बी recorded as in the books of the purchase method, that is also applicable in case of the merger method। और उसके बाद ये एंट्री भी आपकी सेम रहती है। अगर आपने नए शेयर्स और डिवेंचर्स को आपने इशू किया तो आपकी मर्जी है कि देखिए, इसके लिए अगर आप कहें तो इसके लिए तभी मैंने स्पेस रखा था, एक कंडेंस एंट्री भी पास कर देता हूं। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू, जैसे
शेयर कैपिटल अकाउंट। कैसे हुआ? डिवेंचर एप्लीकेशंस, डिवेंचर शेयर एप्लीकेशन से कट गया, क्या बच गया? बैंक अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट। लो अब दूसरा आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। क्या मतलब हुआ? देखिए यहां पे अब डिवेंचर एप्लीकेशन है, डिवेंचर एप्लीकेशन से कट गया, मेरे पास क्या रह गया? बैंक डेबिट रह गया और डिवेंचर क्रेडिट रह गया। तो ये शेयर के लिए होगा, ये डिवेंचर के लिए होगा। और ये मैं समझ रहा हूं कि ये सारा का सारा पैसा मैंने एक ही इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन के साथ ले लिया, ठीक है। तो इससे मेरा एक तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, एक मेरा शेयर कैपिटल बढ़ गया, चाहे वो इक्विटी शेयर है चाहे प्रेफरेंस शेयर है। तो इसलिए मैंने ये ब्लैंक रखा था, सेम एंट्री बोला था। लेकिन आप इसकी जगह पे ये दो एंट्रीज भी, मतलब शॉर्टकट एंट्रीज, कंडेंस एंट्री जो है वो भी पास कर सकते हैं। क्लियर है जी? अब यहां पे तो अल्टीमेटली अब हमारे पास क्या हो गया जी? ये हमारे पास जो जनरल एंट्रीज थी, दैट एंट्रीज विच आर जनरली टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। अब आपने देखना है वहां पे कि ये सच्चा प्यार था, ये सौदा है। अगर प्यार है तो मर्जर है, अगर सौदा है तो परचेज मेथड है। अगर परचेज मेथड है तो उस केस में मैंने आपको बताया बदल बदल के एग्रीड वैल्यू, यहां तो जैसा है, फूल कांटे दोनों लिए तो इसलिए बुक वैल्यू जैसा है वैसा ले लूंगा। यहां पे हमारा गुडविल और कैपिटल रिजर्व इन्वॉल्व होता है, यहां हमारे पास प्रॉफिट होते हैं, तो इसलिए ये जो प्रॉफिट और लॉसेस हैं ये कहां चले जाते हैं? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस में। इसीलिए तो जो आपके देखिए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं, उसने गुडविल और कैपिटल रिजर्व से किए थे, इसने जनरल रिजर्व से किए। ये लॉजिक, क्योंकि यहां सारा लॉस भी होगा तो जनरल रिजर्व से, प्रॉफिट होगा वो भी कहा जाएगा? जनरल रिजर्व में जाएगा। ये देखो जनरल रिजर्व में यहां गुडविल और कैपिटल रिजर्व इन्वॉल्व होता था। ठीक है जी बात। तो इस तरह से हमने परचेज कंसिडरेशन की पेश की। यहां सिर्फ फर्क क्या होता है, यहां कैश जितना मर्जी दो, लेकिन यहां तो फ्रैक्शन वाला दिया जा सका, बाकी कैंट्री, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाकी आपके पास ये दोनों एंट्रीज जो है आपकी सेम, ये सिर्फ जो मैंने डिफरेंस बताया ये सेम और ये कंडेंस एंट्री। आई होप कि आपको अब ये मेथड जो है, ये जनरल एंट्री जो है वो अब आपको ट्रांसफर की बुक्स में भी और ट्रांसफरी की बुक्स में भी क्लियर होगी। आई होप सो, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लर्न करेंगे।